सरकार और आरबीआई के बीच की जो टसल है वो कोई नई नहीं है। हम बहुत बार देखते आए हैं, बहुत सारे लोगों ने, गवर्नर्स ने इसकी वजह से रिजाइन भी किया है। इस पर मैंने भी काफ़ी सारे सेशंस लिए हुए हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है कि आप देख सकते हैं, जो कि मैंने पीछे लिखा है, पीएम मोदी कॉल्ड एक्स आरबीआई गवर्नर स्नेक। और ऐसा क्यों बोला है ये भी समझेंगे। ये जो टॉपिक है यहाँ पर आपके, ये टॉपिक पर्टिकुलरली आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर इस टॉपिक के साथ साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि आरबीआई जो है वो कमाता कैसे है, वो अर्न कैसे करता है, कहाँ कहाँ से उसके पास पैसे आते हैं, और एक्चुअली में असली रीजन क्या है आरबीआई और सरकार के बीच में इस टसल का, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं 2018 में उर्जित पटेल जो हमारे एक्स आरबीआई गवर्नर हैं थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। बिना किसी देरी के मैं शुरू करना चाहती हूँ। हाल ही में ये एक किताब जो है आई है, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी की एक किताब है, जिसने ये जो स्टेटमेंट है ये रिवील किया है कि एक बार जो है यहाँ पर पीएम मोदी कॉल्ड एक्स आरबीआई गवर्नर, मैं उर्जित पटेल की बात कर रही हूं, उनको बोला है स्नेक हु सिट्स ओवर द मनी। एग्जैक्टली ये जो है उनके वर्ड्स रहे हैं। आप सभी को पता है 2018 में जो है सरकार और आरबीआई के बीच में कुछ टसल हुई थी, जिसकी वजह से, जिसके कुछ महीनों बाद उर्जित पटेल ने रिजाइन कर दिया था। वो इस पोस्ट से जो है निकल गए थे। अब रिजाइन करने का रीजन क्या है और आरबीआई और सरकार के बीच में ये टसल क्यों रहती है, ये तनातनी क्यों रहती है, ये हम समझेंगे। और वो किस मुद्दे पर रहती है, वो उस मुद्दे की पूरी जड़ तक हम जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपको आरबीआई का इंट्रोडक्शन है। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 1935 को जो है यहाँ पर ये हमारा सेंट्रल बैंक है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, विद दिस एक्ट आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, आप सभी को पता है। पहले जो हमारे आप देख सकते हो, इट प्रेजेंट्स द गवर्नर जो थे हमारे, वो मिस्टर डी सुब्बाराव थे। ठीक है, इसके काफी सारे रीजनल ऑफिसर्स भी हैं, वी नो दिस। ठीक है, ये हमारे जो है जो करेंसी नोट्स है वो हमें आरबीआई ही देता है। वो आपने नोट्स देखे होंगे कि मैं धारक को इतने रुपए देने मतलब अदा करने का जो है वचन देता हूं, उस तरीके की चीजें आपने देखी होंगी। ठीक है, हमारी जो मिंटिंग्स हैं वो अलग अलग जगह पर हमारे देश में होती है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आपका नासिक हो गया, मैसूर हो गया, देवास मध्य प्रदेश हो गया, तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन सारे स्टेट्स में होती है। अब आते हैं मुद्दे पर। देखिए, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, जिससे आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि सरप्लस सर्ज है। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस ये होता है कि मान लो मेरी एक कंपनी है जिसमें जो है 100 रुपए जो है मेरी कमाई हुई, ठीक है, और ऊपर से जो है बेसिकली कोई भी अगर एक्स्ट्रा, मतलब 100 रुपए मेरी कमाई हुई, ठीक है, मेरा खर्चा जो है मेरा 40 रुपए का खर्चा हो गया, अब बाकी के 60 रुपए बचे, वो मेरा एक्स्ट्रा जो है प्रॉफिट हो गया, राइट। सो बेसिकली जो मेरा सरप्लस होता है, राइट, क्या होता है कि आरबीआई जो है उसमें डेफिनेटली सरकार को उसको देना पड़ता है कुछ ना कुछ पैसा, और वो कुछ काफी सारे एक्ट्स में भी लिखा हुआ है, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कौन डिसाइड करेगा कि सरकार जो है आरबीआई से कितना सरप्लस लेगी, कितना पैसे लेगी। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आरबीआई और सरकार के बीच में एक तनातनी रहती है। आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं कि आरबीआई को अपना एक कुछ अमाउंट जो है, जिसको हम सरप्लस कहते हैं, वो देना पड़ता है सरकार को, और वो कितना ज्यादा जो है विद टाइम बढ़ गया है। सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं 2019 में इतना ज्यादा पैसा जो है सरकार के पास गया था आरबीआई के थ्रू सरप्लस के तौर पर, ठीक है। और यही कहीं ना कहीं एक यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन भी है, ठीक है। यहाँ पर जब मैं बात करती हूँ सरप्लस की, तो वो डेफिनेटली आपने देखा होगा, बैलेंस शीट आपने देखी होगी, एसेट और लायबिलिटी, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी हम इन दोनों को जब माइनस करते हैं, जो भी हमारे पास पैसा बचता है, उसको हम अक्सर जो है सरप्लस कहते हैं, एक्स्ट्रा जो है मनी कहते हैं, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पर सबसे बड़ा उठता है कि यहाँ पर कि मैम ये इतना ज्यादा जो सरप्लस आरबीआई दे रहा है सरकार को, पहले तो हमें ये बताओ कि सरप्लस आरबीआई के पास आया कहाँ से, यानी आरबीआई कैसे अर्न कर रहा है। तो आरबीआई जहां से अर्न कर रहा है वो मेजर सोर्सेज में आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है यहाँ पर गोल्ड। ध्यान से समझिएगा, गोल्ड से मैं क्या कहना चाहती हूँ। गोल्ड से मेरा मतलब है कि मान लो आरबीआई, आपको पता है, हर साल या हर बार जो है कुछ ना कुछ सोना जो है खरीदता रहता है, ठीक है, काफी ज्यादा सोना खरीदता है, ठीक है। अपने फॉरेक्स रिजर्व में भी हम अपना सोना रखते हैं, इनफैक्ट सोने को हम बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी डॉलर पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो। तो इस तरीके की चीजें हम कर रहे हैं। मान लो आरबीआई ने जब सोना खरीदा, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं, तब है वो 100 रुपए का, ठीक है, कोई भी समझने के लिए छोटी रकम मैं यहाँ पर ले रही हूँ, वैसे तो 50-60 हजार है हमारा सोना अभी, बट 100 रुपए का लिया, ठीक है। उसकी जो है थोड़े टाइम बाद जो है मान लो कीमत बढ़ जाती है, 200 रुपए हो जाती है, 150 रुपए हो जाती है, तो वो कीमत बढ़ गई, जो सोना कम पे लिया था वो ज्यादा का हो गया। तो यहां से एक तो आरबीआई के पास पैसा
आता है, राइट। नेक्स्ट है डिपॉजिट विद अदर फॉरेन बैंक्स। अब दूसरे जो फॉरेन बैंक्स है, दूसरे कंट्रीज के भी सेंट्रल बैंक है, बहुत सारे IMF, वर्ल्ड बैंक, यहाँ पर भी RBI कुछ पैसा रखा रहता है, उस पर भी RBI को जो है आप बोल सकते हो इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां से RBI के पास पैसा आता है। नेक्स्ट है बॉन्ड होल्डिंग्स, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है बॉन्ड होल्डिंग्स पर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल RBI ने जो है यहाँ पर बैंक्स के जो है, बैंक्स का जो है यहाँ पर बॉन्ड लिया हुआ है, ठीक है। आपने ये रेपो रेट के टाइम पे पढ़ा होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अब जब भी हम किसी का अगर बॉन्ड रखते हैं, मान लो बॉन्ड क्या है, मान लो ये एक पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, इसको मैं बॉन्ड बोल रही हूँ, ये जो भी इंसान इसको बेचेगा, मान लो मैं आपको बॉन्ड दे रही हूँ, मुझे चाहिए पैसे, ठीक है, मैं आपको ये बॉन्ड दे दूंगी, आप ये बॉन्ड ले लोगे, ठीक है, आपने ये बॉन्ड ले लिया, राइट। बट किस फायदे पे आपने लिया? इस फायदे पे कि आपको इस बॉन्ड पे जो है वो ब्याज मिलता रहेगा और मैच्योरिटी पीरियड के बाद पूरा आपका पैसा भी वापस मिल जाएगा, राइट। यही होता है, आप इसीलिए लेते हो सरकारी बॉन्ड कि सरकार जो है आपको उस पे मैच्योरिटी देती रहेगी और सरकार बदले में आपसे पैसा ले लेती है, सरकार हो गया, RBI होगा, जो भी हो गया, ठीक है। सो जिसके पास बॉन्ड है, मतलब जिसने भी आपका बॉन्ड खरीदा है, आप उसको कुछ इंटरेस्ट देते रहोगे ना, जितने भी 6% का, 7% का, तो जो भी बॉन्ड्स RBI के पास हैं उस पर RBI को इंटरेस्ट मिलता रहेगा ना, वहां से भी RBI जो है कमाता है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहां पर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यूज करके RBI जो है यहाँ पर कमाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, जहां से सरकार हो गया, आई मीन टू से मेजरली RBI हो गया, ठीक है, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है जो कि RBI डिसाइड करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन हम इसको बोलते हैं, जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जाता है, बहुत अलग अलग चीजें करने के लिए। प्राइस स्टेबिलिटी का भी यहाँ पर एक रोल है, साथ ही साथ, खैर हम उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यूज कर जो है RBI यहाँ पर कमाता है। तो ये मेजर कुछ सोर्सेज हैं जहां से RBI जो है पैसे कमाता है, और वहीं से जो भी इसने कमाया, जो सरप्लस बचा, वो सरकार को जो है देना पड़ता है, और वो कहीं ना कहीं डिमांड मिसमैच होती है RBI और सरकार के बीच में, और इसीलिए दिस इज वन ऑफ दोज रीजन जिसकी वजह से RBI और सरकार के बीच में टसल रहती है। हालांकि बहुत सारे और इश्यूज होते हैं, सब्सिडी को लेकर होते हैं, सरकार बहुत सारी चीजें फ्री में देना चाहती है, RBI इसके अगेंस्ट होता है कि आगे जाकर इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा, तो कुछ पॉलिसीज में भी आप बोल सकते हो कि मिसमैचेस होते हैं, तकरार होते हैं, राइट। सो ये बेसिकली यहाँ पर कुछ चीजें थी, ठीक है। एक कमिटी है इन सारी चीजों से रिलेटेड, नाम है उसका बिमल जलान कमिटी, राइट। वही यहाँ पर उन्होंने ही रेकमेंड किया था RBI को कि वो मेंटेन करे 5.5 से 6.5 तक का ऑफ इट्स एसेट एज अ सरप्लस, राइट। सो बिमल जलान कमेटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि किसने रेकमेंडेशन किया था, ये जो सरप्लस के बारे में जो रेकमेंडेशन है कि जी आपको इतना % अपनी एसेट का सरप्लस रखना पड़ेगा, वो बिमल जलान कमेटी ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, अगेन ये फिगर सिमिलर ही है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सरप्लस के।